जी अस्सलाम वालेकुम। कैब 3 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 56। आज के लेक्चर में क्विज़ आपका नहीं है, मेंटी क्विज़ नहीं। क्यों नहीं क्विज़? क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कल तो हमने सिर्फ केस स्टडीज़ की थी ना। हाँ जी, नया चैप्टर है हमारा, चैप्टर 12 ब्लॉकचेन एंड फिनटेक। ब्लॉकचेन के बारे में स्टडी करेंगे। कंसेप्ट इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 आज हम कंप्लीट नहीं कर रहे। तकरीबन सब्सटेंशियल पोर्शन लगभग 60% के करीब हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के टॉपिक्स आज कंप्लीट कर लेंगे। बाकी का लर्निंग ऑब्जेक्टिव कल। टेक्निकल चीज़ें आज इसकी कवर करेंगे, कल इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हालांकि हमने एक दो चैप्टर्स पे, एक दो जगह पे ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, ऐसा ही है ना। हाँ जी, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अटेंटिव होके बात सुननी है आपने, फुल अटेंटिव होके कंसेप्ट को समझना है, टर्म्स को समझना है, ताकि ब्लॉकचेन में जो टेक्नोलॉजी में टर्म यूज होती हैं उनका मतलब समझ सके। ठीक है जी। ब्लॉकचेन है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्लॉकचेन की डेफिनेशन में लिखा है, कह रहा है ये एक टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है? बोले डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जो क्या, जिसमें क्या है, कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है। सेंट्रल सिस्टम नहीं है, क्या है? नेटवर्क ऑफ नोड्स हैं। नेटवर्क ऑफ नोड्स हैं, कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है, बहुत से नोड्स हैं। ट्रस्ट थ्रू रूल्स एंड वेरिफिकेशन। जी कुछ समझ आई? वो समझाया तो कुछ है नहीं, मैंने समझ कहां से आ गई आपको? झूठ बोलते हैं आप मेरे साथ। एक लफ्ज नहीं समझाया मैंने अभी तक, अभी तो सिर्फ पढ़ाया है। पढ़ा अभी तो आसान, समझाने अब लगा, सुने समझाने। इसमें सबसे पहला लफ्ज नोट करें, लेजर। देखिए लेजर किसको? लेजर कहते हैं एक ऐसी बुक को जिसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। अकाउंटिंग स्टूडेंट से ज्यादा लेजर का मतलब कौन समझेगा? कोई नहीं समझा अकाउंटिंग स्टूडेंट। तो लेजर क्या है? एक ऐसी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। मिस्टर ए से पैसे वसूल किए, रिकॉर्ड करो। मिस्टर बी को पैसे दिए, सेंड किए, पे किए, रिकॉर्ड करो। सारी ट्रांजैक्शन। लेजर क्या होता है? लेजर एक बुक है जिसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। एग्री करते हैं? जैसे आपका टी अकाउंट लेजर है, जैसे बैंक की बैंक स्टेटमेंट लेजर। तो लेजर किसको बोलते हैं? एक ऐसी बुक जिसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। ट्रांजैक्शन किसी भी किस्म की हो सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर में ट्रांजैक्शन कुछ और तरह की होती है कि किसने पैसे निकलवाए, किसने पैसे जमा करवाए। हो सकता है कॉलेज का सिस्टम हो, उसमें ट्रांजैक्शन कुछ और हो, कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, कितनों ने फीस जमा करवाई, कितनों की भी पेंडिंग है। लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ट्रांजैक्शंस की नेचर डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है? लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। एग्रीड? ओके, लेजर का मतलब तो समझ आ गया। इसका मतलब है ये जो ब्लॉकचेन है ना, ये हकीकत में दरअसल ये एक रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग का सिस्टम है जिसमें कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है। दरअसल ब्लॉकचेन क्या है? एक बुक कीपिंग का सिस्टम, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम इतना फेमस क्यों है टेक्नोलॉजी? ये तो साल से, हम 200 साल हो गए हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, हमारा डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम इजाद हुए। इसमें खास बात क्या है, वो आगे आने वाली है। खास बात इसमें यह है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है लेजर जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है इसका रिकॉर्ड हर एक के पास होगा। जैसे अगर कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, हर एक ने कितनी फीस दी है, कितनी रिसीवेबल है, ये रिकॉर्ड अगर सिर्फ कॉलेज के पास हो तो लेजर तो है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम कौन सा होगा? वो लेजर जिसमें रिकॉर्ड ना सिर्फ कॉलेज के पास बल्कि हर स्टूडेंट के पास भी हो।
इनके पास भी सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, कितने स्टूडेंट है, किसने क्या फीस दी है, इनके पास भी। अब आपके जहन में आ रहा होगा, अच्छा सर मैंने फीस नहीं दी हुई, इसको पता चल जाएगा क्या? सर ये तो मेरी प्राइवेसी की वायलेशन हो गई। परेशान नहीं होना, इनक्रिप्शन होती है। क्या होती है? इनक्रिप्शन। यानी यूं समझिए आपका नाम नहीं आ रहा होगा, आपका रोल नंबर आ रहा होगा, जो कि इसको पता ही नहीं होगा रोल नंबर क्या है। तो लेजर का मतलब क्या? कि रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या? कि वो लेजर सारे स्टूडेंट्स के पास होगा, किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं, सारे स्टूडेंट्स। भाई डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कामयाब है, ये सुने। क्योंकि अगर सिर्फ सेंट्रल रिकॉर्ड होता है ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है। क्या? कि अगर कॉलेज वालों ने पैसे ले लिए और एंट्री नहीं रिकॉर्ड की, फिर अब ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अब आपको कल को आएंगे, मैंने फीस पे की थी, कॉलेज वाले कहेंगे फीस कोई नहीं पे की, देखिए हमारा रिकॉर्ड। आप कहेंगे रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं, मुझे क्या पता आपने एंट्री की है कि नहीं की, मैंने तो अपने पैसे अदा कर दिए ना। झगड़ा आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम होगा, खुद इमेजिन कीजिए, अगर क्या इसमें कोई फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है, या कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन ओमिट हो सकती है? नहीं, क्योंकि अगर एरर ओमिशन होगा, एक बंदा एरर ओमिशन करेगा भी, और बाकियों के रिकॉर्ड में तो, बाकियों के पास तो जो रिकॉर्ड होगा वो तो ठीक होगा, तो एरर और ओमिशन पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे? तो मुझे बताया सेंट्रलाइज सिस्टम बेहतर के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेहतर? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेहतर। इसकी एक और भी रीजन चलते चलते आपको बता देता हूं, जानना जरूरी नहीं है, लेकिन उस रीजन की वजह से आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लॉकचेन है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ज्यादा मशहूर क्यों है, ज्यादा फेमस क्यों है, ज्यादा फेवरेट क्यों है। जब फाइनेंशियल, जैसे बैंक है, बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है ना, जब आपने फाइनेंशियल पेमेंट करनी होती है ना, तो गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में आप अगर आपका बाहर फॉरेन पेमेंट करनी है, कोई आपने बाहर से कोई किताब मंगवानी है, जरा मुझे बाहर पेमेंट करके दिखाएं, आपको मान जाऊंगा। पेमेंट करने के लिए निकलेंगे, आपको पता चलेगा गवर्नमेंट की तरफ से कई तरह के असूल हैं, ठीक है। और अगर वो सारे असूलों को आप फॉलो कर भी ले, एक बड़ा जोर लगाया मैंने, कहा हफ्ता खपता रहा मैं, एंड एक्सचेंज वालों के पास टीए को भिजवाता था, पेमेंट करनी थी, किसी के पास बुक्स थी सॉफ्ट कॉपी में, उसने कहा बुक्स मैं भिजवाता हूँ, आप मुझे पेमेंट भिजवाए डॉलर में। तो मैंने डिफरेंट जो एक्सचेंज कंपनीज होती हैं टीए को भिजवाया, वो खज्जल हर हफ्ता होता रहा। एंड पे उस बंदे ने कहा सर जी अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव पाकिस्तान से बाहर है ना, उसको तो आप भेज सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है आपके लिए। रूटीन में बंदे ने पेमेंट भेजनी हो, फिर भी बंदा कुछ सिस्टम बना लेता है। आपने कभी बार पेमेंट करनी, आपके लिए बेहतर है आप सब्र ही कर ले, वो फिर किसी और तरीके से पेमेंट करे। तो पेमेंट भिजवाना बहुत मुश्किल, क्यों? क्योंकि ये पेमेंट भिजवा जाती है बाहर सेंट्रल बैंक के जरिए से, बैंकिंग सिस्टम के जरिए से। बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जिनकी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाते। और तीसरा मसला, एक तो ये है कि सेंट्रल अथॉरिटी की अप्रूवल के बगैर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि आपके अगर पेमेंट करके इजाजत मिल भी गई, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी ट्रांजैक्शन की, ठीक है। और फिर तीसरा, पेमेंट मैंने कर दी, एफबीआर का अगले दिन नोटिस आ जाएगा, ओ भाई आप बाहर इतने डॉलर भेज रहे हैं, लगता है बड़े पैसे आ गए आपके पास, जरा हिसाब किताब तो करवाएं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अप्रूवल बहुत ज्यादा है, डिले हो जाता है पेमेंट्स में। इन सारे ट्रांजैक्शन, इन सारे इश्यूज की वजह से अब ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इसमें याद रखे कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं होता, कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं होती इसमें। कोई क्यों? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। इसमें ट्रांजैक्शन को क्या कोई सेंट्रल बॉस होता है जो अप्रूव करता है, फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? जैसे कॉलेज के केस में प्रिंसिपल साहब अप्रूव करेंगे फिर ट्रांजैक्शन होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है? जब मेजॉरिटी अप्रूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, बॉस इज नॉट अथॉरिटी, कोई बॉस नहीं होता, बहुत से नोड्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना। तो जब फाइनेंशियल सिस्टम ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट हो जाता है ना, इसमें प्राइवेसी आ जाती है, इसमें डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, क्विकली पेमेंट हो जाती है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बैंक को पता ही नहीं चलता, स्टेट बैंक को पता ही नहीं चलता किसने पैसे किसको भिजवाए, कॉस्ट भी बहुत कम है। तो इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खास तौर पे फेवरेट है इंटरनेशनल पेमेंट्स करने के लिए।
और सबसे ज्यादा आप जाहिर है ब्लॉकचेन का नाम सुनते होंगे बिटकॉइन के कंटेक्स्ट में। बिटकॉइन एक फाइनेंशियल समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है जो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ब्लॉकचेन। तो बहरहाल वापिस आते हैं, अब मुझे बताइए क्या ये ब्लॉकचेन में आपको समझ आ गया ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन किसी भी किस्म की हो सकती है, आप समझिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका बिटकॉइन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड क्या सेंट्रलाइज किसी एक बैंक के पास है, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी उस ब्लॉकचेन के नेटवर्क के साथ जितने भी लोग अटैच हैं, हर एक के पास, हर एक के कंप्यूटर या मोबाइल में उसकी एक एक कॉपी मौजूद होगी सारी रिकॉर्ड्स की। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ आ गया, लेजर का मतलब समझ आ गया। तो बताइए क्या इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं। इसमें जब ट्रांजैक्शन की अप्रूवल होगी, हाँ भी ये ट्रांजैक्शन सही है, इसको पास करो, ये गलत है, रिजेक्ट करो, ये ऑर्डर कोई एक बॉस दे रहा होगा, नहीं, कि जो जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो लोग फैसला कर रहे होंगे, मेजोरिटी ऑफ पीपल, ये ठीक है कि नहीं। जो लोग कनेक्टेड होते हैं उन्हें कहते हैं नोड। क्या बोलते हैं, NODE, नोड। नोड का मतलब क्या है, एक पर्सन जो के ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी, नोड। तो इसमें जो वेरिफिकेशन होती है वो बॉस की अप्रूवल से होती है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और वेरिफिकेशन से होती है। सिंगल बॉस तो कोई है ही नहीं, सिंगल बॉस। इसमें ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होंगी, जो अप्रूव होंगी, क्या वो सेंट्रल सिस्टम के जरिए होगी कि नेटवर्क ऑफ नोड्स के जरिए से होगी, नेटवर्क ऑफ नोड्स के जरिए से होंगी। ये नोड क्या होता है, नोड का मतलब है, भाई मार्कर किधर गए हमारे, मार्कर पूरे कर दिया करें, ये है, ये सॉरी मेरी गलती है रखा हुआ था, शुक्रिया। नोड्स क्या है, नोड जैसा ये देखें, जैसे मैं कहूं कि भैया हमने अपनी क्लास के लिए एक ब्लॉकचेन बना लिया सिर्फ अपनी क्लास के लिए। अब इस क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है, ये छोटे 50 ये सारे समझे क्या है, एक एक डॉट क्या है, एक एक डॉट एक एक स्टूडेंट है, और इसके पास कुछ के पास कंप्यूटर है और कुछ के पास मोबाइल है, ठीक है। किसी ने ये जो लेजर की कॉपी, अपने लेजर की कॉपी हर एक के पास होगी, किसी के पास मोबाइल के पे, किसी के पास कंप्यूटर पे, और इनमें से हर एक क्या कहलाएगा, नोड। ये भी नोड है, 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 ये भी, और ये सारा क्या है, नेटवर्क ऑफ नोड। तो ब्लॉकचेन क्या है, नेटवर्क ऑफ नोड्स, जिसमें हर नोड के पास जो कंप्लीट कॉपी है सारी ट्रांजैक्शन की जो इस ब्लॉकचेन में हो रही है। यानी हम जो लेजर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सारी नोड्स को। कोई सेंट्रल पर्सन अप्रूवल नहीं करेगा, बल्कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं वेरीफाई करो, तो क्या करेंगे, ये सारे वोट करेंगे। हाँ भाई, कल सर ने कोई होम असाइनमेंट दी थी या नहीं दी थी। अब एक तो तरीका यह है मैं फैसला करूं, भाई ने कह दिया असाइनमेंट दी थी तो मतलब दी थी। अब आप कलप रहे हैं, सर कल केस स्टडी की थी, कल कोई कंसेप्ट नहीं किया था, असाइनमेंट नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मैंने कह दिया असाइनमेंट दी तो थी, भूल गया मैं, ऐसा होता ना सर बोल। मैं कहा जिन्हें असाइनमेंट खड़े हो जाओ, भाई कलप रहा, नहीं सर नहीं असाइनमेंट दी थी। मैं कहा बदतमीजी करते हैं, खड़े हो जाओ। ये क्या, यह है सेंट्रल सिस्टम। यहाँ पे सेंट्रल सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे फैसला कैसे होगा, बताइए कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि कल असाइनमेंट दी गई थी, 3-4, कोई ना कोई काली भेड़े होती हैं, 5-6। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि असाइनमेंट नहीं दी गई थी, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का क्या ख्याल है असाइनमेंट, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन ये भी सही है, काली भेड़े नहीं है, ये बिल्कुल ये लायक फायक लोग, क्योंकि ऑनलाइन की असाइनमेंट दी थी, ये सच्चे हैं, ऑनलाइन की असाइनमेंट दी थी, ठीक है, हाँ रिटर्न नहीं दी थी 12। तो भाई समझ आ गया कि इसमें, भाई अब देखिए अल्फाज क्या समझ आया, लेजर क्या, लेजर का मतलब क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। ब्लॉकचेन में क्या होता है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन क्या होगी, ये केस टू केस वेरी करता है।
अगर ब्लॉकचेन कोई कॉलेज यूज कर रहा है तो ट्रांजैक्शन कुछ और तरह की होगी, ब्लॉकचेन बैंक यूज कर रहा है ट्रांजैक्शन कुछ और तरह की होगी, ब्लॉकचेन वो डाइबो वाले यूज कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, ब्लॉकचेन पीआईए वाले यूज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कुछ और तरह की होगी। लेकिन कोई भी ब्लॉकचेन होगा उसमें होगा क्या, लेजर। वो लेजर को क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट किसको होगा, नोड्स को, जो कि एक नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड है। अच्छा, और हर नोड के पास लेजर होगा, कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर रही होगी। तो ट्रांजैक्शन की अप्रूवल कैसे होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन वेरिफिकेशन। भाई ये बात समझ आई है, ये हमारा पहला चेक पॉइंट। डेफिनेशन को पढ़ के देखे, एक एक लफ्ज समझ में आता है तो मुझे बताए, सामने आ गया तो फिर आगे चलते हैं हम। डन जी, चलिए अब आगे। अब ये सिस्टम, ये सुन लें, आईकैप ने इस सिस्टम को किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इतना डिटेल में लिखा हुआ, ब्रीफ लिखा हुआ, उसमें कंसेप्ट सारे डिस्कस, प्रोसेस समझ आ जाता है, लेकिन प्रोसेस के अंदर जो कंसेप्ट है वो लिंक नहीं हुए। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है, ये थोड़ा आपको डिटेल में बताएगा। हाउ ए ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन वर्क्स, ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन क्या, जैसे ये क्या समझाने लगा है कि भाई जैसे काउंटिंग के टीचर बताते थे ना कि भाई आपके जर्नल में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, इधर डेबिट करना है, इधर क्रेडिट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फिर डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट बराबर होनी चाहिए, फिर इधर डेट भी लिखनी है। भाई ये बातें सिखाते थे ना, ये क्या सिखाते थे कि लेजर में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगी। अब ये तो पता चल गया हम ब्लॉकचेन एक लेजर है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। अब पूछें सर ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है ब्लॉकचेन में, देखें बिल्कुल आसान, हम सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा किस सिस्टम में यूज होती है, फाइनेंशियल सिस्टम में, पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर। तो हम एक ट्रांजैक्शन की एग्जांपल लेते हैं। ट्रांजैक्शन एग्जांपल क्या है, मिस्टर ए ने सेंड करना है एक बिटकॉइन किसको, बी को। ये एक ट्रांजैक्शन, सिंपल ट्रांजैक्शन है। अब ये हमारा ब्लॉकचेन के जरिए से कैसे रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले भैया ट्रांजैक्शन करने के लिए जरूरी है आप नोड हो। जिस नेटवर्क के साथ आप कनेक्टेड नहीं है उसमें ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। तो पहले तो आपको ब्लॉकचेन का हिस्सा बनना पड़ेगा। हिस्सा कैसा बनना पड़ेगा, यूं समझिए कि अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आप एक नोड है, डन। अच्छा, आपने क्या करना है, बी को पैसे भेजने हैं। मैं इधर पाकिस्तान में हूं भाई, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आई है, इंटरनेशनल पब्लिशर, मैंने बिटकॉइन भेजना है, वो मुझे आगे 100 किताबें भेजेगा। अब मैं पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट कैसे कर रहा हूं मैं जब अपना अकाउंट ओपन करूंगा ना ब्लॉकचेन में, तो जिस तरह हॉटमेल होता है ना, आप अकाउंट पहले फॉर्म फिल करते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो मैंने एक फॉर्म फिल किया होगा पहले, महीना पहले, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया होगा, मेरे पास उस ब्लॉकचेन का मैं हिस्सा बन गया, मतलब उस ब्लॉकचेन का मैं नोड बन गया। अब जब नोड बन गया ना, तो जैसे ईमेल अकाउंट होता है, आपके पास दो चीजें आती हैं, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ईमेल, उसी तरह जब आप ब्लॉकचेन का हिस्सा बनेंगे ना, यानी नोड बन जाएंगे, आपको दो चीजें दी जाएंगी। समझ लीजिए, एक ईमेल है और दूसरा पासवर्ड है। उसके आगे एट द एंड ऑफ जीमेल वगैरह नहीं लिखा होगा, समझे। दो नंबर दिए जाएंगे, दो रैंडम नंबर दिए जाएंगे। एक होगा आपका पब्लिक की, एक होगा प्राइवेट की। अच्छा मुझे बताइए, आपका हॉटमेल है, किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, क्या हॉटमेल की आईडी से पता चल सकता है बैकएंड पे पर्सन कौन है? नहीं पता चल सकता ना। तो इसी तरह मुझे बताइए, जो आपकी ब्लॉकचेन पे पब्लिक की होगी, क्या उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पब्लिक की के बैकएंड पे कौन है? किसी को पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए क्या करेगा, ये पर्सन ब्लॉकचेन में हर नोड के पास
अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए दो चीजें होंगी, एक यूजर नेम, एक पासवर्ड। एक यूजर नेम भी रैंडम नंबर होंगे, पासवर्ड भी रैंडम नंबर होंगे। फर्क सिर्फ यह है कि यूजर नेम सबको पता होगा, पासवर्ड सिर्फ आपको पता होगा। यूजर नेम सबको बताना क्यों जरूरत, क्योंकि मैंने अगर इसे पैसे मंगवाने हैं ना तो मुझे अपना अकाउंट बताना पड़ेगा। मैं इसको अकाउंट बताऊंगा तो मुझे ईमेल भेजेगा, मैं इसे अकाउंट बताऊंगा तो ये मुझे पैसे भेजेगा। तो जो यूजर नेम होता है पब्लिक की, और जो पासवर्ड है वो क्या है, हर नोड के पास पब्लिक की भी है, प्राइवेट की भी है। अगर मैंने बी को पैसे भेजने हैं तो मैं ब्लॉकचेन में जाके एक फॉर्म आएगा पेमेंट के लिए, उसमें सेंडर में अपनी पब्लिक की लिखूंगा। सेंडर में क्या लिखूंगा, पब्लिक की। रिसीवर में क्या लिखूंगा, उसकी पब्लिक की आइडेंटिटी है बेसिकली, और फिर अमाउंट लिखूंगा। फिर इसके बाद जब मैं सेंड का बटन दबाऊंगा तो वो कहेगा वेरीफाई करो कि वाकई आप ए हो। मैं कैसे वेरीफाई करूंगा कि वाकई ये हो, पासवर्ड बोले मतलब प्राइवेट की। तो मैं उसको प्राइवेट की एंटर करूंगा, ट्रांजैक्शन ऑथोराइज हो जाएगी और ट्रांजैक्शन बी के पास नहीं जाएगी, सबके पास जाएगी अप्रूवल के लिए। ये है सेंट्रल अथॉरिटी के बगैर काम। यहां तक बात समझ आई, सबके पास जाएगी। अच्छा, सबको ये नहीं पता, सबके सामने मेरी पब्लिक की आ रही है, बी की पब्लिक की आ रही है, मेरा नाम नहीं आ रहा, ना बी का पब्लिक नाम। नोड्स में जितने भी हैं उनमें किसी को नहीं पता कौन सा पर्सन एग्जैक्टली किस पर्सन को भेज रहा है। उन्होंने सिर्फ ये चेक करना है जिस पर्सन की ये पब्लिक की है क्या उसके रिकॉर्ड में इतने बिटकॉइन हैं, अगर है तो उसमें से एक लेस हो जाएगा और बी के बिटकॉइन में ऐड हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्राइवेसी कैसे इंश्योर हो रही है कि इसमें पब्लिक की का इस्तेमाल हो रहा है, एग्जैक्ट आइडेंटिटी नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि जो 12486 था, इसके अकाउंट में पहले 10 बिटकॉइन थे, अब -1 9 हो गए हैं, और दूसरे में 5 थे, उसमें +1 6। तो भाई ये ट्रांजैक्शन मैथमेटिकली क्या है, करेक्ट है। वो फिर इसको क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे। सारे अप्रूव करते जाएंगे इसको। जब 50% से ज्यादा अप्रूव हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तो ये जो लोग अप्रूव करते हैं ना, इनको नोड्स में से जो, अब आपको पता है कुछ लोग तो इग्नोर कर देंगे, कुछ लोग, जैसे अभी मैंने पूछा कल असाइनमेंट की थी कि नहीं की थी, कुछ ने कहा कि नहीं की थी, कुछ ने कहा कि सर असाइनमेंट दी थी, ज्यादातर ने कहा नहीं दी थी, और कुछ साइलेंट रहे, ऐसे कुछ ने वो वोट ही नहीं दिया। उसी तरह नोड्स में से भी कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलर नोड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वेरीफाई करते हैं, वोटिंग करते हैं। बात समझ रहे हैं, जो वेरीफाई करेंगे ना, यानी जो वोट देंगे, उनको बोलते हैं माइनर्स या वैलिडेटर्स। क्या बोलते हैं, माइनर या वैलिडेटर वो वाले नोड्स हैं जो अप्रूवल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। माइनर या वैलिडेटर्स कौन है, वो वाले नोड्स जो अप्रूवल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते। इसका मतलब है कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नोड्स हैं, और कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जो माइनर्स भी हैं, वैलिडेटर्स भी हैं। यहां थोड़ा सा हटके एडिशनल कंसेप्ट बता दूं कि इसमें बाज़ औक़ात ना, ये चूंकि पार्टिसिपेशन को ज्यादा पार्टिसिपेशन अच्छी होती है ना, तो बाज़ औक़ात माइनर्स को, वैलिडेटर्स को इंसेंटिव दिया जाता है। ए माइनर, तुम वोट दिया करो, जब तुम 100 वोट दे दोगे ना, तुम्हें 1 बिटकॉइन तोहफे में देंगे हम। इसको बोलते हैं माइनिंग प्रोसेस। माइनिंग कभी सुना आपने दोस्तों, सुना, माइनिंग प्रोसेस से बिटकॉइन मिलते हैं, वो ये है। माइनिंग प्रोसेस क्या है, अप्रूवल प्रोसेस। तो जितने ज्यादा लोग, क्योंकि जाहिर है वोट वही देगा जिसने असाइनमेंट को देखा होगा, जो क्लास में मौजूद होगा, वो पहले चेकिंग करेगा, वाकई सर ने उधर, मैं जरा गूगल शीट पे जाके देखूं सर ने इस लेक्चर में असाइनमेंट दी कि नहीं। ऐसा ही है ना, जिसको पता ही नहीं शीट किधर होती है, असाइनमेंट किधर होती है, ना उसने चेक ही नहीं करना, तो वो सुकून से बैठा रहेगा। तो जो वोट कास्ट करे, वेरीफाई करने वाले कुछ ना कुछ वर्क करते हैं कि नहीं करते, इसीलिए उनको इंसेंटिव देने के लिए कुछ बोनस में बिटकॉइन दे दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं माइनिंग प्रोसेस। लेकिन वो अलग बात है। माइनर और वैलिडेटर समझ आ गया आपको। ट्रांजैक्शन ए ने बी को भेजी,
अगर तो सेंट्रल सिस्टम होता ना, बैंक में ऑलरेडी पैसे शो हो रहे होते हैं, वो डायरेक्ट बी में चले जाते हैं। यहां पे ब्लॉकचेन में क्या होगा, पहले वो जाएंगे सारे नोड्स को, उनमें से कुछ नोड्स जो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वो वेरीफाई करेंगे। जब 51% या 50% से ज्यादा लोगों ने वेरीफाई कर दिया तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, पास। जब ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी तो फिर हमारे लेजर के अंदर एक नया बॉक्स बन जाएगा। लेजर के अंदर आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, बॉक्स बनाते हैं कि नहीं बनाते? जर्नल एंट्री से लाइन लगाते हैं, जर्नल एंट्री के बाद लाइन लगाते हैं ना, ऐसे वो एक बॉक्स होता है। ऐसा ही है, पूरे पेज में बहुत से बॉक्सेस होते हैं। तो जब नई ट्रांजैक्शन होगी तो क्या होगा, नया बॉक्स बन, जिसे कहते हैं ब्लॉक। इसका मतलब है ब्लॉक चेन के अंदर जो ट्रांजैक्शन, ब्लॉक चेन में क्या होगा, ब्लॉक चेन एक लेजर है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, और ट्रांजैक्शन किस शक्ल में रिकॉर्ड होती हैं, ब्लॉक्स की शक्ल में। ब्लॉक कब क्रिएट होगा, जब ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएंगी, ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। ब्लॉक क्रिएट होगा तो इसमें उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा, किसने पैसे, डेबिट कौन हुआ, क्रेडिट कौन हुआ, किस अमाउंट से हुआ, डिस्क्रिप्शन क्या थी, डेट क्या थी, वगैरह वगैरह, सारा कुछ रिकॉर्ड। ब्लॉक के अंदर क्या होगा, उस ट्रांजैक्शन का सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा ब्लॉक के अंदर। तो क्या उसको सेव करना जरूरी है, ब्लॉक को सिक्योर करना जरूरी है कि नहीं है? उसे लीक नहीं ना होना चाहिए। ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, ब्लॉक के अंदर एक तो ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है, किसने भेजे, किसको भेजे, कितने पैसे भेजे, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये इनक्रिप्टेड होती है, ताकि अगर कभी कोई इसको डिस्क्लोज कर भी दे ना, पता मतलब हैक कर भी ले, उसको पता नहीं, अव्वल तो हैक करना नामुमकिन है तकरीबन, लेकिन कर भी ले तो उसे पता ना चले, इनक्रिप्शन होती है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, वो होता है हैश। हर ब्लॉक के साथ, ब्लॉक समझे एक बंद है, और उसके बाद जैसे वो होते हैं ना एफबीआर वाले, वो रिकवरी करने के लिए आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ना दे तो घर को सील करके वो स्टैंप लगाते हैं। स्टैंप है समझे हैश। क्यों लगाते हैं स्टैंप, कल कला एक ताला लगा देते हैं क्योंकि खोल ना सके, वो हो गई इनक्रिप्शन। ताला लगाने के बाद और क्या करते हैं, स्टैंप भी लगा, क्या, ताकि अगर कोई खोलने की कोशिश भी करेगा ना, हमें पता चल जाएगा कि ये वो स्टैंप जो आगे पीछे हो गई होगी। ये छोटी सी मुझे पुरानी बात याद है कि छोटे होते मैं कोई कहानियां पढ़ता था, जासूसी कहानियां पढ़ता, तो उसमें एक पर्सन क्या होता था, एक पर्सन ने क्या किया, ब्रीफ केस होता, उस जमाने में ब्रीफ केस होते थे, ब्रीफ केस किसी एक जगह पे लेके जाता है होटल में, तो उसे शक होता है कि मेरे पीछे कोई आके ना मेरी तलाशी लेके ब्रीफ केस में से जो चीजें हैं ना इसको वो निकाल लेंगे, इसको या इसकी तलाशी लेंगे। तो वो ब्रीफ केस रखता है, बाहर जाता है, थोड़ी देर बाद वापस आता है, ब्रीफ केस को देखते ही कहता है किसी ने इसे खोला है। उसका साथी बड़ा हैरान होता है, कहता है तुम्हें कैसे पता चला किसी ने इसे खोला है? कहते हैं मैंने ब्रीफ केस को बंद किया था ना, अपना एक बाल तोड़ के ना, जो इसका लॉक होता है ना जहां पकड़ते हैं, उसके साथ मैंने गिरा बांध ली थी, तो अब वो जो बाल है वो टूटा हुआ है। तो बाल कब टूटेगा, जब कोई इसे खोलने की कोशिश। इसका मतलब है अब ये बॉक्स कंप्रोमाइज हो चुका है। ये समझ लीजिए जो हैश होता है ना, हैश, ये भी वो बाल का टुकड़ा है जो हमने हर जो ब्लॉक बना है ना उसके साथ लगा दिया है। कल कला को अगर किसी ने चेंज करने की कोशिश की तो हैश, ये हैश एक समय नंबर होता है, वो नंबर चेंज हो जाता है। जब नंबर चेंज हो जाता है ना तो हमें पता चल जाता है भाई किसी ने इसको खोला है, किसी ने इसको छेड़ा है। तो हर ब्लॉक के साथ एक हैश लाजमी लगा होता है, ठीक है। और मजे की बात सुने, इस ब्लॉक का जो हैश लगा होगा ना ट्रांजैक्शन ब्लॉक नंबर 30 का, वो ब्लॉक नंबर 31 पे भी शो हो रहा होगा। हर ब्लॉक पे 2 हैश होते हैं, एक उसका अपना और एक प्रीवियस वाले का। अपना तो समझ आता है हैश क्यों लिखा होगा, प्रीवियस वाले का क्यों लिखा होता है भला, ताकि मैच कर सके। अगर किसी ने ब्लॉक नंबर 30 के साथ छेड़छाड़ की ना, उसको चेंज किया, तो ब्लॉक नंबर 30 का हैश क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या वो ब्लॉक नंबर 30 का हैश ब्लॉक नंबर 31 के जो प्रीवियस हैश के साथ मैच करेगा? नहीं करेगा, ठीक है भाई, बात समझे। ये जो ब्लॉक होते हैं ना ब्लॉक, ये ब्लॉक क्रिएट हुआ ब्लॉक नंबर 29, इसके बाद जो अगला ब्लॉक क्रिएट होना है ना
वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी, वो आगे इसके आगे चेन की शक्ल में होता रहेगा। ये ब्लॉक नंबर आ जाएगा 30, ये आगे ब्लॉक नंबर आ जाएगा 31। हर ब्लॉक के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी। एक तो इंफॉर्मेशन होगी ब्लॉक के नीचे, हर ब्लॉक के साथ कुछ इंफॉर्मेशन। एक तो इंफॉर्मेशन ये होगी किसने किसको पैसे भेजे हैं, कितने पैसे भेजे हैं ये, और फिर उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन होगी जैसे टाइम, किस टाइम पे ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। इसके बाद हैश, इसका अपना हैश क्या होगा, फर्स्ट करें x25c1, इसका अपना हैश है। अगली जो ब्लॉक है उस पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, उसका अपना हैश होगा। हैश क्या होगा, C7802A। अपना हैश होने के साथ साथ प्रीवियस हैश भी होगा x25c1। अब जब मैं इस फिगर को, मैंने कहा यार मैंने ए को बी करने लगा, बी करने लगा, यार मेरे को ना ए ने एक बिटकॉइन भेजा है, अगर मैं इसको किसी तरीके से इनक्रिप्शन की या डिक्रिप्ट कर लूँ, एक्सेस कर लूँ और ए की बजाय 10 कर दूं ना, तो अगर तो ए के अकाउंट में 10 बिटकॉइन से ज्यादा मौजूद है ना, तो मेरा दाव चल जाएगा। ए से बी को 10 बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाएंगे। जब ये ट्रांजैक्शन बाकियों को जाएगी तो उन्हें क्या पता चलेगा कि इसको ए ने चेंज किया है कि बी ने चेंज, तो मुझे ट्रांसफर आ जाएगी। भाई बात समझ आया तरीका बार था। लेकिन ये पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसको चेंज करेगा ना, टाइम स्टैम्प लिखिए ना, टाइम के ट्रांजैक्शन की टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगी। टाइम स्टैम्प चेंज हो गई तो हैश टाइम स्टैम्प पे डिपेंड कर रहा है, क्या हैश भी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये वाला हैश इसके साथ मैच, तो ये ट्रांजैक्शन सारी आगे एरर मैसेज शो करवाना शुरू कर देगा। क्या करेगा, इस ब्लॉकचेन से लेके आगे सारे, यहां से अब आपका सीक्वेंस मैच नहीं करता। बात समझ रहे हैं सारे। जब अगले वाले सारे ब्लॉक्स पे एरर आना शुरू हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम वाला कौन सा है, इसको हम फिर रीवेरीफाई करेंगे। बेतरीकाकार समझ आ रहे हैं। हैश का मतलब समझ आया, इसको छोटा कंसेप्ट ना समझे, ये सिक्योरिटी सिस्टम है, बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि ट्रांजैक्शन की बैक डेट पे चेंजेस को मना करता है। तो फिर से बताएं, ए ने बी को पैसे भेजे, अपना पब्लिक की भेजा, उसके पब्लिक की को एंटर किया, अमाउंट एंटर की, फिर उसके बाद अपनी ऑथराइजेशन के तौर पे प्राइवेट की किसी को शो नहीं होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन शो होगी। अब ये क्या बी को चली जाएगी ट्रांजैक्शन, नहीं, पहले नोड्स के पास जाएगी, नोड्स में से कुछ नोड्स वैलिडेट माइनर्स या वैलिडेटर्स वो वेरीफाई करेंगे। दो सिस्टम है, एक है प्रूफ ऑफ वर्क, एक है प्रूफ ऑफ स्टेक। ये अभी मैं बताता हूं क्या है। माइनर्स हो तो प्रूफ ऑफ वर्क होता है, वैलिडेटर्स हो तो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा फिर नया ब्लॉक क्रिएट होगा, और नए ब्लॉक में कोई इंफॉर्मेशन होगी। हाँ जी, नए ब्लॉक में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, नए ब्लॉक में उसमें ट्रांजैक्शन की अमाउंट होगी, और इसके अलावा सेंडर होगा, हैश होगा, अपना करंट हैश भी होगा, प्रीवियस हैश भी होगा, टाइम स्टैम्प भी होगी कि किस टाइम पे ये ब्लॉक क्रिएट हुआ था, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये इनक्रिप्टेड भी होगा। अब जब वेरीफाई हो गया ना, अब बी एक्सेस कर सकता है उन पैसों को, लेकिन एक्सेस करने के लिए बी को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइवेट की को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनको ईमेल भेजी, ठीक है, तो ईमेल मेरी तरफ से ही गई, इनको ये तो सबने वेरीफाई कर लिया, लेकिन उस ईमेल को पढ़ेगा कौन, ये पढ़ेंगे। बाकी लोग वेरीफाई तो करेंगे, हाँ ये पैसे यहां से निकल के यहां पे चले गए हैं, लेकिन उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल कौन करेगा, जिसको मैंने भेजे। भाई ये सिस्टम समझ आया ब्लॉकचेन कैसे वक्त। अब इस सिस्टम के अंदर ही जो कंसेप्ट यूज हुए ना वो आपको समझाएगा। सिस्टम समझ लिया आपने। तो ब्लॉकचेन क्या है, लेजर। लेजर का मतलब क्या, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि इन ट्रांजैक्शन में बाद में कोई हेरफेर कर सके। ठीक है जी, चलिए आइए अब जरा स्टडी करते हैं। इसमें की कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ब्लॉकचेन के कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लॉकचेन के
कंपोनेंट्स क्या हैं? ब्लॉकचेन के यानी इस सारे प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं? इस सारे प्रोसेस में जो भी हमने पढ़ा है, सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व है नोड्स। नोड्स क्या करते हैं? नोड्स के पास सारा लेजर मौजूद है, वो एक तो ट्रांजैक्शन को स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं। क्या सारे नोड्स ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं? नहीं। ये जो कंसेंसस अप्रूवल प्रोसेस को कहते हैं कंसेंसस। अप्रूवल प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंसेंसस। ये जरा इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं, इसको नोड्स को। नोड अप्रूवल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंसेंसस। कंसेंसस में किन पार्टीज का रोल होता है? नोड्स का। भाई नोड्स का कंसेंसस में क्या रोल है? अब सुने, अब जरा मैं दो कंसेप्ट आपको इकट्ठे बता रहा हूं लिंक करके। पहली चीज ये हमें पता चल गया कि ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर हर नोड के पास कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद होगा। डन? ओके। दूसरी चीज, जब ब्लॉक क्रिएट होता है ना, उसको अप्रूव होना जरूरी है मेजोरिटी से। हर नोड अप्रूवल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता। कुछ नोड अप्रूवल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, कुछ नहीं लेते। जो नोड्स अप्रूवल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? माइनर्स या वैलिडेटर्स। पहले माइनर होते थे, बाद में किसी मसले की वजह से वैलिडेटर भी आए। माइनर्स क्या होते हैं? बिटकॉइन में माइनर्स होते हैं। माइनर्स क्या कर माइनर्स ऐसे लोग होते हैं जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन ये एक कॉम्प्लेक्स पजल के जरिए से होती है। हर माइनर क्या करता है? ट्रांजैक्शन को जब उसने ये कहना होता है ना सीधा, भैया ये ट्रांजैक्शन टिक है, तो उससे पहले उसे कुछ वर्किंग करनी होती है ताकि पता चले। जैसे मैं कहूं भैया कितने स्टूडेंट्स ने के ख्याल में कल मैंने असाइनमेंट दी थी, भाई जवाब देने से पहले जरूरी है पहले गूगल शीट को चेक कर लो। ये मैंने एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा वर्क ऐड कर दिया। इस एक्स्ट्रा वर्क से क्या होगा? मुझे तसल्ली हो गई कि नॉन सीरियस स्टूडेंट वोट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो क्या ब्लॉक चेन के अंदर हर एक को अप्रूवल, जैसे अप्रूवल देना चाहिए कर दे कि उसे पहले एक फिल्टर से गुजरना चाहिए। फिल्टर से गुजरना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एमसीक्यूज देता हूं और कहता हूं टिक करो इसको, एक कंडीशन ये है कि आप बगैर वर्किंग के टिक कर सकते हैं, तब तो लोगों को नहीं भी आता होगा टिक कर देंगे। लेकिन एक कंडीशन क्या है? भाई एमसीक्यूज पे टिक लगाओ, साथ में वर्किंग भी शो करो। बताइए वर्किंग का शो करना आंसर की ऑथेंटिसिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा कि नहीं करेगा? करे। मुझे पता चल जाएगा इस स्टूडेंट का आंसर जिसने वर्किंग शो करवाई है बेहतर है उस स्टूडेंट के आंसर से जिसने वर्किंग शो नहीं करवाई, क्योंकि जिसने वर्किंग शो नहीं करवाई ना वो वैसे ही टिक कर सकता है। तो ये जो पजल होता है ना, पजल, ये क्या होता है? ये वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो हर माइनर पहले सॉल्व करेगा। ये समझे वर्किंग है। ये क्या है? मैथमेटिकल वर्किंग। पजल क्या है? मैथमेटिकल वर्किंग है जो हर माइनर पहले सॉल्व करेगा, फिर उसका वोट माना जाएगा, अप्रूव करेगा। ठीक है? ये तो आप मुझे बताइए, क्या नोड्स सारे के सारे कंसेंसस में हिस्सा लेते हैं कि कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते? अच्छा, जो नोड्स कंसेंसस में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? दो सिस्टम पैरेलल चलते हैं, जो पुराना सिस्टम है उसके मुताबिक क्या नाम है? माइनर। माइनर जब अप्रूव करेंगे तो बगैर किसी वेरिफिकेशन प्रोसेस के अप्रूव कर देंगे? नहीं, बल्कि वो क्या करेंगे? एक पजल को सॉल्व करेंगे। पजल को, जैसे आपने देखा कंप्यूटर पे एक्सेस करने के लिए कहता है हाँ भी पजल सॉल्व करें। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कोई पेज एक्सेस करना हो, कहता है दिखाओ इसमें से, देखो किधर किधर गाड़ी है किधर, पता नहीं किधर किधर होती है, 2-3 दफा ट्राई करनी पड़े। वो किस लिए? ताकि पता चल जाए दूसरी तरफ एक इंसान ही है, कोई मशीन नहीं है। वो पजल ऐसा होता है कि इंसान सॉल्व कर सकता है, मशीन नहीं कर सकते। तो इसी तरह यहां पे भी पजल क्रिएट हो। इसका फायदा तो है कि अब जो वोट आएगा वो कंफर्म होगा, लेकिन इसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है भला? कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। पजल सॉल्व करते हुए कंप्यूटर इस्तेमाल होगा, बिजली इस्तेमाल होगी। जब बिजली इस्तेमाल होना शुरू हुई ना, लोगों ने इसके ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा पैसों के लेन देन में सीरियसनेस को शो करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। इधर हमारे बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनमें बिजली मौजूद नहीं है,
उधर बिजली है नहीं, और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर नए नए सिस्टम ऐसे इजाद कर रहे हैं जिसमें बिजली की कंजम्पशन हो रही है। अब बिजली की कंजम्पशन फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए की जाए कि इंसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए की जाए। तो ये जो माइनर थे ना, माइनर बिटकॉइन में माइनिंग सिस्टम चलता है। इसमें तनकीद क्या होती थी, इसमें जो पजल को सॉल्व किया जाता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। फिर इसके बाद दूसरा एथरियम सिस्टम आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अल्टरनेट सिस्टम दिया। ये जो होता है ना पजल सॉल्व करने के जरिए से वेरिफिकेशन करना, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ, क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये कौन सा मेथड है, प्रूफ ऑफ वर्क, POW। प्रूफ ऑफ वर्क में प्लस पॉइंट तो है क्या, मैथमेटिकल एक्यूरेसी के बाद ट्रांजैक्शन कंफर्म होती है, लेकिन इसका नुकसान जो ज्यादा है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, वाटर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, जो कि इंसानों की जिंदगी से। तो अल्टरनेट सिस्टम क्या है, अल्टरनेट सिस्टम है प्रूफ ऑफ स्टेक, POS। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक में वेरिफिकेशन में कोई पजल सॉल्व नहीं होगा, उसमें वेरिफिकेशन होगी स्टेक पे। जैसे मैं नोड हूं ना, मेरे पास ट्रांजैक्शन प्रूव करने के लिए आई, अब मैंने चेक कर लिया लेकिन कोई पजल सॉल्व नहीं किया, पजल सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अब दूसरे लोगों ने कहा सर हम कैसे माने कि आपने सीरियस जवाब दिया है, आपने वाकई, आपने बगैर आंखें बंद करके ओके नहीं कर दिया। मैं कहूंगा मैंने चेकिंग की है, मुझे आपको साबित करने के लिए कोई पजल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मेरी बात माने। उन्होंने कहा मानेंगे तो ऐसे नहीं। मैंने कहा अच्छा अगर मेरी बात गलत साबित हुई ना, मेरे पास 50 बिटकॉइन है, 1 बिटकॉइन जुर्माने के तौर पे ले लीजिएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ मैंने साबित कर रहा हूं। कैसे, अपना स्टेक का मतलब क्या होता है, एट स्टेक, रेस पे लगाना। जैसे एक तरीका ये है, मैं ये अगर ये इंश्योर करना चाहता हूं ना कि बच्चे एमसीक्यूज को आंसर करें ना, रैंडम आंसर ना करें, सोच समझ के करें। एक तरीका कार ये है, मैंने कहूं भाई अलग में वर्किंग शो करवाओ, अलग से वर्किंग शो करवाओगे, आप कहेंगे सर उसमें पेज भी लगता है, उसमें पेन का स्याही भी लगती है, ये तो नेचुरल सोर्सेज आया हो रहे हैं। मैं कहता हूं अच्छा फिर दूसरा तरीका भी है क्या, जिसमें ये चीजें इस्तेमाल नहीं होगी, वो क्या, भाई जिसने गलत आंसर दिया उसका 1 नंबर कट जाएगा, जिसने सही आंसर दिया उसका 1 नंबर मिल, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करवा दूं। अब बताइए अगर नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो क्या केयरलेसनेस के साथ कोई टिक लगाएगा, नहीं लगाएगा, या तो सोच समझ लगाएगा या छोड़ देगा। तो ये इस अल्टरनेट सिस्टम में क्या फायदा हुआ, कागज बच गया, पेन बच गया, स्याही बच गई, नेचुरल रिसोर्सेज सेव हो गए ना, इसको क्या बोलते हैं। लेकिन इसमें मार्क्स मेरे स्टेक है, मेरी वेल्थ, स्टूडेंट के लिए मार्क्स ही उसकी वेल्थ है, वेल्थ एट स्टेक आ गई, इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन के 2 मेथड हैं, एक प्रूफ ऑफ वर्क जिसमें पजल सॉल्व किए जाते हैं, और दूसरा स्टेक। जो ब्लॉकचेन सिस्टम प्रूफ ऑफ वर्क बेस पे होगा उसमें प्रूफ करने वाले को बोलते हैं माइनर, और जो ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक पे होगा उसमें प्रूफ करने वाले को बोलते हैं वैलिडेटर्स। ये बात समझ आई। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वैलिडेटर्स जो ब्लॉक को प्रूफ करते हैं ना, इस अप्रूवल प्रोसेस में माइनर के अप्रूवल प्रोसेस की निस्बत 1% से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, 1% से भी कम, इसीलिए इसको ज्यादा एफिशिएंट समझा जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया नोड्स क्या हैं, उसमें नोड्स में जो अप्रूवल प्रोसेस समझ आ गया। अप्रूवल प्रोसेस में 2 तरह के कंसेंसस रूल्स हैं, एक है हमारा प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क करने वालों को क्या बोलते हैं, और प्रूफ ऑफ स्टेक को। बिटकॉइन के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क चलता है, एथरियम के अंदर, हालांकि ट्रांजैक्शन के नेचर से मैं दोनों ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक चलता है। ठीक है जी, तो आइए अब वापस चलते हैं। अब आपको कंपोनेंट नोड समझ आ गया क्या है, कंसेंसस मैकेनिज्म समझ आ गया, ये मैंने डिटेल में बता दिया आपको। अच्छा ब्लॉक पता, ब्लॉक क्या है, ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कहते हैं। 1 ब्लॉक इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन,
हर ब्लॉक के दो हिस्से होते हैं, एक हेडर एक बॉडी। बॉडी में तो वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा, किसने पैसे किसको भेजे कितने भेजे। हेडर में क्या होगा, करंट हैश, प्रीवियस हैश, टाइम स्टैम्प। एक और बात है नाउंस, वो बस याद कर ले, रटा लगा लेना आपने क्या है। ये करंट हैश उसका अपना यूनिक नंबर, ये डिजिटल टाइम स्टैम्प है, एक तरह से फुटप्रिंट है, इसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। ऑथेंटिसिटी, प्रीवियस हैश टैग किस लिए है, ताकि अगर कोई चेंज करे तो अगले वाले को पता चल जाए। हर एक ब्लॉक के अंदर दो हैश हैं, ये कंसेप्ट ध्यान में रखें, एक अपना ताकि प्रीवियस वाला चेंज हो तो पता चल जाए। भाई डन, बात समझ आई आपको कुछ? प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क भी समझ आ गया, की कंपोनेंट सारे समझ आ गए, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। नोड्स समझ आ गए, कुछ नोड्स माइनर है कुछ वैलिडेटर है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताएं, सारे नोड्स वेरिफिकेशन करेंगे कि कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे? सोच के बताइए कि क्या हर नोड के पास रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्या हर नोड के पास फुल रिकॉर्ड होना चाहिए कि कुछ के पास फुल रिकॉर्ड हो जिनको जरूरत है वेरिफिकेशन करने में, और जिनको वेरिफिकेशन नहीं करनी उनके पास सिर्फ समरी रिकॉर्ड भी हो तो काम चल जाएगा? बताएं, क्या हर नोड के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, पूरा फुल रिकॉर्ड होना चाहिए? नहीं, डिटेल में होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि समरी भी चलेगी? समरी भी चलेगी, ठीक है, समरी भी चले। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्लास में वेरीफाई कर रहे हैं कि उस्ताद सारे कंसेप्ट पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, कुछ ये चेक कर रहे हैं, उनके पास कंप्लीट बुक भी होनी चाहिए, बुक के टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज भी होना चाहिए, और टेबल ऑफ कंटेंट के साथ आगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाला भी होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद वेरिफिकेशन नहीं करे, वो कह रहे हैं जब 8 10 12 बच्चे वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो हमने क्या करनी। हाँ, उनके पास सिर्फ अपना करंट वाला जो चैप्टर चल रहा है ना वो होना चाहिए, जो जो पढ़ रहे हैं वो होना चाहिए। बाकी पिछला सारा रिकॉर्ड, आगे सारा रिकॉर्ड क्या पढ़ लिया क्या बाकी रहता है, वो कह रहे हैं घर में पढ़ा हुआ है, रिवीजन में टाइम में देख लेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं। तो बताइए, क्या सारे बच्चों के पास पूरा सिलेबस होना जरूरी है और वो एक एक कंसेप्ट के बाद आई कैप टिक करते जाएं, कि सिर्फ चंद एक के पास है तो काफी है, बाकी जिन्होंने वेरीफाई नहीं करना कि उस्ताद आई कैप के सिलेबस के मुताबिक पढ़ा रहा है कि नहीं, उन्हें आई कैप के सिलेबस की जरूरत नहीं है। मोटी मोटी चीजें लिखी हुई है किताब में काफी। बताइए फिर, इसीलिए याद रखें कि हर नोड रिकॉर्ड हर नोड के पास होगा, लेकिन हर नोड के पास फुल रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, हर नोड के पास फुल रिकॉर्ड नहीं। जब आप ये नोड, जब से ना फर्स्ट के 10 साल पहले ये ब्लॉकचेन क्रिएट हुआ ना, तो जो फुल नोड होते हैं ना, फुल नोड, ये दो तरह के नोड्स हैं, एक फुल नोड एक लाइट। फुल नोड के पास इंटायर ब्लॉकचेन होता है, ऑल ट्रांजैक्शन। जब से ब्लॉकचेन 10 साल पुरानी ट्रांजैक्शन, यानी जो पहली मास्टर ट्रांजैक्शन होती है ना, वो रिकॉर्ड भी इनके पास होता है। और इनके पास क्या होगा, सिर्फ लिमिटेड डाटा, यानी समझ लीजिए कि जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है वो होगी, पुरानी नहीं होगी। ये एतबार करते हैं दूसरों पे, ठीक है, जैसे इधर 20 बच्चे बैठे हैं, वो बाकी 30 पे एतबार करें, 30 ने चेकिंग कर ली ना कि सर ने सिलेबस आई कैप के मुताबिक ही पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, आई कैप के मुताबिक में क्या चेकिंग करने की जरूरत, समझ रहे हैं? तो ये नोड्स कौन से हो गए, फुल नोड, और इनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा पहली ट्रांजैक्शन से लेके आज तक की। और लाइट वेट नोड वाले के पास क्या होगा, ये फुल नोड आगे चल के माइनर और वैलिडेटर बनते हैं, ठीक है। ये जो लाइट वेट होते हैं ये तो वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। फुल नोड्स कन्वर्ट्स इनटू माइनर एंड वैलिडेटर। भाई बात समझ आ गई? तो ये टेक्निकल बातें थी। अभी टेक्निकल बातें अगर आपको समझ आ गई है तो जरा मुझे बता दीजिए, की फीचर डिसेंट्रलाइजेशन, क्या ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है? क्या ट्रांसपेरेंट है? ट्रांसपेरेंट है। कैसे ट्रांसपेरेंट है? सबको सब ट्रांजैक्शन विजिबल है। तो प्राइवेसी की तो ऐसी की तैसी फिर गई? नहीं, इसमें नाम के साथ थोड़ी ट्रांजैक्शन जा रही हैं, इसमें तो पब्लिक की के जरिए से जा रही हैं। ट्रांसपेरेंसी भी है, इम्यूटेबिलिटी है कि डाटा चेक था कर रिकॉर्ड कर दिया, चेंज नहीं हो सकता।
क्यों नहीं डाटा चेंज हो सकता? क्यों नहीं चेंज? हैश की वजह से चेंज नहीं होता। चेंज करेंगे हैश चेंज, अगले वाले के साथ हैश नहीं मिलना, सारी चेन का एरर शो हो जाना। वो साइकिल का चेन है ना, आपने तो चलाए हुए, वो बचपन में चलाता था ना चेन, वो एक जगह से टूटती थी ना चेन, वो सारी साइकिल फार है, वो रुक जाती थी, वो फिर उसको जब तक ठीक ना करवाए आगे नहीं चलता। तो ये भी इसी तरह, एक ब्लॉक गिर गया ना, ब्रेक हो गया, आगे से सारी चेन, पिछली वाली सही रहती है, पिछले वाले से आगे वाली साइड डिस्टर्ब हो जाती है। सिक्योरिटी है क्या? ये सिक्योर है। इसको कैसे सिक्योर किया गया है? क्रिप्टोग्राफी के इंक्रिप्शन के जरिए से सिक्योर किया गया, और प्राइवेट की के जरिए से सिक्योर किया गया, और किसके जरिए? कंसेंसस के जरिए से सिक्योर। हर कोई अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इम्यूटेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया गया? हैश के जरिए से। सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की गई है? क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की और कंसेंसस। कंसेंसस समझ गया? दो तरह से होता है, एक प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क। जो प्रूफ ऑफ वर्क करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माइनर। और जो प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या कहते हैं? भैया मैंने चेकिंग तो कोई नहीं की, मतलब वर्किंग शो करवाने के लिए आपके पास नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैंने देख लिया है, लेकिन कंफर्म करने के लिए नहीं है मेरे पास वर्किंग आपको शो करवाने के लिए। लेकिन अगर मैं गलत साबित हुआ ना, मेरा बिटकॉइन काट लेना, आधा बिटकॉइन काट लेना, ठीक है, ताकि वैलिड डाटा। भाई बात समझ आई? की फीचर तो मुश्किल नहीं थे, एक दफा डिसेंट्रलाइज्ड ओके, ट्रांसपेरेंसी ओके, इम्यूटेबिलिटी ओके, सिक्योरिटी, कंसेंसस मैकेनिज्म। अच्छा, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, अच्छा ये आपको लगता है कि नया कंसेप्ट है? ब्लॉकचेन पब्लिक, प्राइवेट, कंसोर्शियम, हाइब्रिड है। क्या मतलब? पब्लिक ब्लॉकचेन कौन सा है? जो सबके लिए है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे बिटकॉइन। प्राइवेट ब्लॉकचेन कौन सा है? अगर ब्लॉकचेन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे एक स्कूल, एक कॉलेज, एक बैंक, एक पीआईए, तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइवेट ब्लॉकचेन। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा डाटाबेस पब्लिक ब्लॉकचेन पे रखे, थोड़ा डाटाबेस प्राइवेट पे रखे, उसे हाइब्रिड। और अगर एयरलाइन सारी मिलके एक ब्लॉकचेन बनाया हो और पूरी इंडस्ट्री यूज करे, वो क्या है? कंसोर्शियम। ये तो बड़ा बड़ा लग रहा है, ये किसकी टाइप है? क्लाउड की। ये शाबाश, क्लाउड की टाइप्स भी ये थी, याद है? क्लाउड की पब्लिक, प्राइवेट, कंसोर्शियम, हाइब्रिड। फर्क सिर्फ था, कंसोर्शियम की बजाय कम्युनिटी था, सी फॉर कंसोर्शियम की बजाय सी फॉर कम्युनिटी था। कंसेप्ट 100% सेम। आप समझ रहे थे नया कंसेप्ट? नहीं 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 भाई, कुछ समझ आई? देखिए थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर था। अभी आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, अगर आपके पास 10 मिनट होना तो इसको एक दफा देख ले, हैं? वरना अभी नहीं तो जुम्मे की नमाज के बाद 15-10 मिनट देख। थोड़ा सा टेक्निकल है, 3-4 दफा पढ़ेंगे फिर समझ आएगी। ये फर्स्ट टाइम मुझे पता है, मैंने कौन कौन सी वीडियोस देख ली, कौन कौन सी चीजें पढ़ ली, वो लिंक नहीं होती थी, कोई इधर से उधर चली जाती, उधर से इधर चली जाती थी बार बार। ठीक है, तो अब बेहतर आपको भी शायद समझ आ गई हो, आ गई तो बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर भी एडवाइस मेरी यही है कि आपने इसे आज के दिन में घर जाके 2-3 दफा पढ़ लीजिएगा। बाकी के आपके सिलेबस में कंसेप्ट इतने टेक्निकल नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।